हेलो स्टूडेंट्स, वीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर अपने लास्ट क्लास में बच्चों रूबी लेज़र और उसका प्रिंसिपल पढ़ाओ था। रूबी लेज़र की बनावट बताई थी मैंने आपको, किस तरह से रूबी लेज़र बनता है। रूबी लेज़र का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो बताया था और इसका प्रिंसिपल बताया था, इसका सिद्धांत बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि लेज़र के रूप में अपने लिए उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा 6943 एंगस्ट्रॉम और 6929 एंगस्ट्रॉम के फोटोन प्राप्त होते हैं। 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों की प्रोबेबिलिटी रेट 6929 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों की तुलना में कितनी होती है? लगभग 1.5 गुना अधिक होती है। अतः 6929 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों का अपन 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों को क्या कर लेते हैं? ट्रिगर कर लेते हैं और अपने लिए क्या मिलते हैं बच्चों? 6943 एंगस्ट्रॉम की रूबी लेजर से लेजर बीम प्राप्त होती है। ये क्या था? इसका प्रिंसिपल था। अब पढ़ेंगे बच्चों इसकी कार्यविधि, वर्किंग प्रोसेस ऑफ रूबी लेजर। कार्यविधि देखिए, रूबी लेजर का तीसरा पॉइंट है बच्चों इसकी कार्यविधि। देखिए कार्यविधि में क्या होता है रूबी लेजर में। रूबी लेजर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रूबी क्रिस्टल की छड़ पर जीनॉन गैस विसर्जन नलिका से क्षण दीप्ति प्रकाश आपतित कराया जाता है। मैंने आपको बताया था कि रूबी लेजर की बनावट में मैंने बताया था कि रूबी की जो छड़ होती है उस रूबी की छड़ को अपन सक्रिय माध्यम के रूप में उपयोग में लेते हैं। उस छड़ के दोनों सिरों पर प्रकाशीय समतल एक दूसरे के समांतर दो दर्पण M1 और M2 लगा देते हैं। एक दर्पण होता है कैसा? पूर्ण परावर्तक दर्पण, और दूसरा होता है बच्चों आंशिक परावर्तक दर्पण। इस रूबी की छड़ को अपन किसके अंदर रखते हैं? कांच की नलिका के अंदर रखते हैं और उस कांच की नलिका के चारों ओर क्या लपेट देते हैं? क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका, जीनॉन गैस से भरी हुई है जीनॉन की क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका लपेट देते हैं। और उस जीनॉन की क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका को अपन किससे जोड़ देते हैं? पावर सप्लाई से, शक्ति प्रदायक से जोड़ देते हैं। पावर सप्लाई से जोड़ने पर यानी बैटरी से जोड़ने पर, ऑन करने पर बैटरी को अपन क्या होगा? उससे जीनॉन की क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका से क्या होंगे बच्चों? प्रकाश या विकिरणों का उत्सर्जन होगा। और विकिरणों का जब इसमें से उत्सर्जन होता है बच्चों तो उस स्थिति में क्या होता है? क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका से क्षण दीप्ति प्रकाश आपतित कराते हैं। इसके पश्चात सिद्धांत के अनुसार क्रोमियम आयनों के मितस्थायी ऊर्जा स्तर 2 में समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे पहले क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका से क्षण दीप्ति प्रकाश आपतित कराया जाता है। क्षण दीप्ति प्रकाश आपतित कराया जाता है। और क्षण दीप्ति प्रकाश को आपतित कराने के बाद क्या होता है बच्चों? जो ऊर्जा स्तर 2 है, ऊर्जा स्तर 2, इस 2 में क्या होता है? इसको क्या कहते हैं बच्चों? मित स्थायी स्तर भी कहते हैं इसे, मित स्थायी स्तर। इस ऊर्जा स्तर 2 में कौन सी स्थिति उत्पन्न होने लगती है? पंपन को लगातार अनवरत रूप से चालू रखने पर, कंटिन्यू रखने पर पंपन क्या होगा? ये क्षण दीप्ति प्रकाश आपतित करा रहे हैं, यही पंपन है, ऊर्जा दे रहे हैं इसको। तो ऊर्जा स्तर 2 में इस स्थिति में क्या होता है? जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है तो उस स्थिति में कौन से उसकी प्रायिकता, विसर्जन की प्रायिकता बढ़ जाती है बच्चों? उद्दीपित विसर्जन या उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता बढ़ जाती है।
पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होने पर स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी रेट क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। यानी इस स्थिति में जब जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति होती है उत्पन्न, तो उद्दीपित उत्सर्जन की क्रिया से E2 माइनस E1 बराबर डेल ई ऊर्जा या 6929 तथा 6943 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन प्राप्त होने लगते हैं। और 6943 एंगस्ट्रॉनों के फोटोनों की क्या होती है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर उसके बाद उद्दीपित उत्सर्जन से E2 माइनस E1 या 6943 एंगस्ट्रॉम तथा 6929 एंगस्ट्रॉम के कैसे फोटोन होंगे बच्चों, कला संबद्ध फोटोन होंगे, उद्दीपित उत्सर्जन से प्राप्त हो रहे हैं। तो 6029 और 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोन अपने लिए क्या होते हैं, प्राप्त होने लगते हैं। (6943) और 29 एंगस्ट्रॉम के फोटोन प्राप्त होने लगते हैं। इनमें बच्चों 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोन कितने होते हैं, 29 की तुलना में 1.5 गुना होते हैं। अधिक होने के कारण इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है या इन्हें ट्रिगर कर लिया जाता है, ट्रिगर कर लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी रेट में इनमें कौन से ज़्यादा होंगे बच्चों, 6943 एंगस्ट्रॉम के अधिक होंगे, इसलिए इनको क्या कर लेते हैं अपन, इकट्ठा कर लेते हैं या इन्हें ट्रिगर कर लेते हैं। प्रारंभ में ये फोटोन रूवी की छड़ के अंदर विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित होते हैं। ये फोटोन प्रारंभ में रूवी छड़ के अंदर विभिन्न दिशाओं में, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रकाश का प्रवर्धन बताया, ऐसे प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन फिर इनमें क्या होता है बच्चों, प्रकाश का प्रवर्धन होता है। चूंकि ये कला संबद्ध है, प्रकाश का प्रवर्धन होगा, कैसे होगा कि एक फोटोन किसी भी उत्तेजित अवस्था के फोटोन पर E2 ऊर्जा स्तर में जो स्थित फोटोन है उस पर आपतित हो जाएगा। E2 में कौन से है बच्चों, जब समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति है वहां, तो उस स्थिति में फिर क्या होगा, वहां से ये कला संबद्ध 2 फोटोन, 2 से 4, 4 से 8, कौन सी जो मैंने आपको बताया प्रकाश का प्रवर्धन, उसके अनुसार प्रकाश का क्या होने लग जाता है बच्चों, प्रवर्धन होने लग जाता है। प्रारंभ में ये फोटोन रूवी छड़ के अंदर विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित होते हैं, लेकिन उद्दीपित उत्सर्जन से उत्पन्न फोटोनों में से कोई एक फोटोन रूवी छड़ के अक्ष के अनुदिश गतिशील हो जाता है, तो धीरे धीरे प्रेरित फोटोन कला संबद्ध होने के कारण सभी एक ही दिशा में गति करने लगते हैं। इनका समांतर दर्पणों से बहुपरावर्तन होता है और समांतर दर्पणों के कारण बहुपरावर्तन होने से क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्धन होता है। प्रकाश का प्रवर्धन होने से इनकी तीव्रता क्या है, बढ़ जाती है। तो M1 दर्पण की तरफ जाएंगे सभी, तो उधर से परावर्तित होंगे M2 की ओर, M2 से M1 की ओर, इधर से उधर जाएंगे। रास्ते में जितने भी मिलेंगे उत्तेजित परमाणु, उनसे कला संबद्ध फोटोन उत्सर्जित करवाएंगे, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तीव्रता बढ़ती जाएगी। जब इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस स्थिति में जो आंशिक परावर्तक दर्पण है, उस आंशिक परावर्तक दर्पण से ये क्या होते हैं बच्चों, लेजर के रूप में, लेजर पुंज के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ये हुआ आपका रूवी लेजर की कार्यविधि। तो बच्चों ये अपना था रूवी लेजर, और रूवी लेजर की मैंने आपको बनावट, सिद्धांत और कार्यविधि बता दी है। इसके बाद अब मैं बात करूं रूवी लेजर की कमी की। एक बात और रह गई इसमें, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि त्रिस्तरीय लेजर की बनावट, कार्यविधि एवं सिद्धांत को समझाइए, या चतुर्थ स्तरीय लेजर की बनावट, सिद्धांत एवं कार्यविधि को समझाइए। तो जो रूवी लेजर है आपका वो 3 लेवल यानी त्रिस्तरीय है।
रूवी लेजर कौन सा स्तरीय है बच्चों? त्रिस्तरीय सिस्टम है। त्रिस्तरीय सिस्टम है। और इसकी एक कमी है बच्चों रूवी लेजर की। कमी के बारे में मैं आपको बताऊं, रूवी लेजर की कमी क्या है इसकी, कि इसमें क्या होता है, इसमें अपन जो ऊर्जा देने के लिए पंपन के लिए जो सिस्टम यूज में ले रहे हैं, जीनॉन की क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका ले रहे हैं, तो उससे रुक रुक के ऊर्जा क्या होती है, उस पर आपतित होती है, और जिसके कारण क्या होता है, उनका अवशोषण होकर पूरी प्रोसेस के द्वारा अपने लिए जो क्या मिलती है, लेजर लाइट प्राप्त होती है। लेकिन रूवी लेजर से प्राप्त रूवी लेजर से प्राप्त लेजर स्पंदों के रूप में होती है, स्पंदों के रूप में होती है। यानी ये लेजर कैसी होती है, असतत होती है, असतत होती है। असतत का मतलब क्या है, कंटिन्यू नहीं होती है, सतत नहीं होती है, ये ऐसे होती है रुक रुक के टुकड़ों के रूप में, ऐसे लेजर प्राप्त होती है। यानी ये रूबी लेजर से जो प्राप्त लेजर है वो कैसी होती है, असतत होती है, स्पंदों के रूप में होती है। और कारण क्या है, क्यों होती है, क्योंकि क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका से प्रकाश, जैसे ही क्षण दीप्ति से क्या होगा बच्चों, प्रकाश रुक रुक के ही आपतित होता है, उस पर विकिरण उनको अवशोषित करके वो कहाँ उच्च ऊर्जा स्तर में, वहाँ से E2 मेटास्टेबल स्टेट में वहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन, और फिर वहाँ से क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्या बनेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन, और स्टिमुलेटेड इमिशन से फिर अपने लिए क्या होगा, लेजर प्राप्त होगा। चूंकि वहीं से अवशोषण ही ऊर्जा का कैसे हो रहा, ऊर्जा बाहर से ऊर्जा पंपन में ही अपन कैसे दे रहे हैं, असतत ऊर्जा दे रहे हैं। यानी असतत ऊर्जा स्रोत होने के कारण जो अपने लिए आउटपुट लेजर प्राप्त होता है रूवी लेजर, वो असतत या स्पंदों के रूप में होता है। ये इसकी एक कमी है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए दूसरी लेजर हीलियम नियॉन लेजर बनाई गई। रूवी लेजर से प्राप्त लेजर पुंज असतत होता है, इस कमी की पूर्ति करने के लिए हीलियम नियॉन लेजर का निर्माण किया गया। हीलियम नियॉन लेजर का निर्माण किया गया किसके लिए, रूवी लेजर की कमी की पूर्ति करने के लिए। इसका निर्माण अली जावन एवं उसके साथियों ने किया। हीलियम नियॉन लेजर का निर्माण किसने किया बच्चों, अली जावन एवं उसके सहयोगियों ने हीलियम नियॉन का निर्माण किया। इससे क्या होता है बच्चों, इस लेजर के द्वारा स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में नियॉन की 6328 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की अत्यंत तीव्र कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की सतत किरण पुंज प्राप्त होती है। यानी जो असतत लेजर पुंज रूवी लेजर से प्राप्त हो रही थी, उसके लिए क्या बनाया गया, हीलियम नियॉन लेजर बनाया गया, और इससे कैसा किरण पुंज प्राप्त होता है, सतत किरण पुंज प्राप्त होता है, या सतत लेजर पुंज प्राप्त होता है। इस लेजर में बच्चों सक्रिय माध्यम के रूप में, इस लेजर में सक्रिय माध्यम के रूप में नियॉन परमाणु काम में आते हैं, या सक्रिय कार्यकारी पदार्थ, सक्रिय पदार्थ की परमाणु एक ही बात है, या माध्यम के रूप में कौन से काम में आते हैं, नियॉन परमाणु सक्रिय माध्यम के रूप में या सक्रिय पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, अनुनादी नली के लिए क्या करते हैं, एक पायरेक्स कांच की नली होती है, अनुनादक के लिए, अनुनादक नली के लिए इसमें
पायरेक्स विशेष प्रकार का कांच होता है। पायरेक्स कांच की नली होती है और उस नली के दोनों सिरों पर दो दर्पण प्रकाश के समतल एक दूसरे के समांतर लगे होते हैं और वो अंदर से कैसे सिल्वर्ड पॉलिश होते हैं, जिसके कारण एक दर्पण कैसा होता है, M1 तो होता है पूर्ण परावर्तक और दूसरा होता है बच्चों वही आंशिक परावर्तक। M2 होता है आंशिक परावर्तक। ये कांच की जो पायरेक्स कांच की नली है, उस पायरेक्स कांच की नली के अंदर या अनुनादक नली कह सकते हैं अपन इसे, या अनुनादी गुहिका के अंदर पायरेक्स कांच की नली होती है और ये किसका अनुनादी गुहिका का कार्य करती है। और इसके बाद है इसमें बच्चों पंपन तंत्र। बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने के लिए अपन इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बच्चों और उन इलेक्ट्रॉनों को अपन किससे जोड़ देते हैं, पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं, जिससे रेडियो आवृत्ति के विभव स्रोत से जोड़ने पर नली से क्या कराया जाता है, नली में गैस का विसर्जन कराया जाता है और हीलियम परमाणु पंपन करते हैं। और हीलियम परमाणु पंपन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, हीलियम परमाणुओं के पंपन से क्या होता है, हीलियम परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में चले जाते हैं। वहाँ स्थित नियॉन के परमाणुओं को ये अपनी ऊर्जा दे देते हैं और नियॉन परमाणु उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और फिर उससे क्या होता है बच्चों, इनका मितस्थायी स्तर की स्थिति प्राप्त होती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ये जब इसकी बनावट और इसका सिद्धांत समझाऊंगा। अभी इसकी टॉपिक बता रहा हूँ, मैं लक्षण बता रहा हूँ। सक्रिय पदार्थ नियॉन हो गया, अनुनादी नली पायरेक्स कांच की नली हो गई, पंपन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा करवाएंगे अपन बच्चों। और इसके बाद है इसका स्तर। ये कैसा है बच्चों, चतुर्थ स्तरीय तंत्र है। ये तंत्र कैसा है बच्चों, चतुर्थ स्तरीय तंत्र है। ये हुआ अपना रूवी लेजर हीलियम नियॉन लेजर के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन पढ़ते हैं हीलियम नियॉन लेजर को विस्तार से, इसकी बनावट, इसका सिद्धांत और इसकी कार्यविधि। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों हीलियम नियॉन लेजर की बनावट। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चों, हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम और नियॉन से मिलकर बनती है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सक्रिय पदार्थ के रूप में नियॉन परमाणु काम में आते हैं। इसमें एक पायरेक्स कांच की नली होती है जिसका व्यास कितना होता है, पायरेक्स कांच की नली होती है जिसका व्यास लगभग 2 mm, व्यास लगभग कितना 2 mm और लंबाई कितनी होती है नली की, लगभग 40 सेंटीमीटर। पायरेक्स कांच की नली होती है जिसका व्यास होता है लगभग 2 mm और लंबाई होती है लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। इसमें 1 mm पारे के दाब पर हीलियम और नियॉन गैस का मिश्रण, 1 mm पारे के दाब पर हीलियम व नियॉन गैस का मिश्रण 10:1 में मिलाया जाता है। यानी हीलियम के 10 परमाणु तो नियॉन का 1 परमाणु, कितने दाब कितना रखा जाता है, पारे के 1 mm दाब के बराबर रखा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस नली के दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट कांच की प्रकाशीय समतल प्लेट लगी हुई होती हैं। दोनों सिरों पर जो पायरेक्स कांच की नली है, इसके दोनों सिरों पर क्या होती है बच्चों, पायरेक्स कांच की नली के दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट कांच की 2 प्लेटें एक दूसरे से ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई होती हैं।
एक दूसरे से ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई होती हैं। और ये नली फिर ये व्यवस्था किसके अंदर रहती है? दर्पण M1 व M2 के बीच। M1 कैसा होता है बच्चों? पूर्ण परावर्तक दर्पण होता है। और M2 कैसा होता है बच्चों? M2 होता है आंशिक परावर्तक दर्पण होता है। विद्युत उत्सर्जन के लिए नली पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जिन्हें विद्युत उत्सर्जन के लिए नली पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और इन इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ देते हैं? उच्च आवृत्ति के विभव स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यानी इसमें पायरेक्स कांच की नली होती है, लगभग 2 mm व्यास और 40 सेंटीमीटर लंबाई की। और इस पायरेक्स कांच की नली के अंदर 1 mm पारे के दाब पर हीलियम और नियॉन गैस को 10:1 या कई बुकों में दिया है बच्चों 5:1 के मिश्रण पर क्या किया जाता है बच्चों? इसके अंदर भरा जाता है। पायरेक्स कांच की नली के दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट कांच की 2 प्लेटें एक दूसरे से ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई होती हैं। और M1 व M2 ये पूरा सिस्टम किसके अंदर? M1 व M2 दर्पणों के मध्य रखा जाता है। और विद्युत उत्सर्जन के लिए नली पर क्या लगे रहते हैं? इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को उच्च आवृत्ति के विभव स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों, हीलियम नियॉन लेज़र की बनावट को आप इस डायग्राम में समझ सकते हो, जो मैंने आपको पहले समझाया किस प्रकार से बनावट होती है। इसमें क्या होता है? पायरेक्स कांच की एक नली होती है जिसकी व्यास तो लगभग 2 mm और लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर 1 mm पारे के दाब के बराबर दाब पर हीलियम नियॉन गैस को 10:1 या 5:1 के मिश्रण में भरा जाता है। इस कांच की जो पायरेक्स कांच की नली है, इसके दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट कांच की 2 प्लेटें WW', एक प्लेट W और दूसरी W', बोरोसिलिकेट कांच की होंगी ये दोनों प्लेटें। और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से कौन से कोण पर जुड़ी हुई होती हैं बच्चों? एक दूसरे से ये ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई होती हैं। ब्रूस्टर कोण का मतलब समझते हो आप? यानी इस प्रकार से ये वाला ब्रूस्टर कोण, जितना कोण ये वाला होगा इसका, उतना ही कोण क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, ये समान होंगे दोनों, इसका अंतर। और ये बाह्य ब्रूस्टर कोण पर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या होंगी बच्चों? जुड़ी हुई रहती हैं, W और W'। और इस पूरे सिस्टम को अपन किसके? 2 दर्पण M1 व M2 के मध्य रखते हैं। M1 दर्पण कैसा होता है? पूर्ण परावर्तक दर्पण। पूर्ण परावर्तक दर्पण। और जो दूसरा दर्पण लिया जाता है M2, वो कैसा लिया जाता है बच्चों? ये M2 है आंशिक परावर्तक दर्पण। आंशिक परावर्तक दर्पण। आंशिक परावर्तक दर्पण का मतलब इस दर्पण की परावर्तन क्षमता लगभग 90%, 90%, और पारगमन क्षमता लगभग 10%। जब तीव्रता जो इसके अंदर जो फोटॉन्स होंगे, उन फोटॉन्स की तीव्रता जब बहुत अधिक हो जाएगी तो उस 10% पारगमन क्षमता में से ये बाहर निकल जाते हैं। किस रूप में? लेज़र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और इस जो हीलियम नियॉन गैस लेज़र है, इस पर बच्चों जो पायरेक्स कांच की नली है, इस पायरेक्स कांच की नली के ऊपर क्या लगे रहते हैं? इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। क्या हैं ये सभी? ये सभी हैं बच्चों इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ देते हैं? रेडियो आवृत्ति के स्रोत से जोड़कर उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स से जोड़ के अपन इस पर क्या? उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो ये इसकी क्या हुई? ये हुई हीलियम नियॉन लेज़र की बनावट। हीलियम नियॉन गैस लेज़र या हीलियम नियॉन लेज़र की ये बनावट। इसमें जो लेज़र पुंज प्राप्त होगा बच्चों, वो लेज़र पुंज कैसा होता है? सतत होता है। सतत होता है। जबकि मैंने आपको बताया रूवी लेज़र की जो कमी है, जो वैक है उसका, वो क्या है? उसकी कमी है कि वहाँ पर असतत या स्पंदों के रूप में लेज़र लाइट प्राप्त होती है। जबकि उसी कमी को दूर करने के लिए हीलियम नियॉन लेज़र का आविष्कार हुआ। इसमें जो लेज़र मिलता है वो मिलता है सतत। सतत क्यों मिलता है उसका कारण बताऊं आपके लिए। यहाँ पर जो स्रोत यूज में लिया जाता है पंपन के लिए, बाह्य ऊर्जा देने के लिए जो स्रोत उपयोग में लिया जाता है,
वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स यूज में लिया जाता है, जिसके कारण सतत रूप से ऊर्जा क्या है इस पर आपतित होती रहती है। और सतत ऊर्जा आपतित होने के कारण क्या होगा बच्चों, अपने लिए M2 जो कि आंशिक परावर्तक दर्पण है, उस आंशिक परावर्तक दर्पण M2 से क्या होगा, अनवरत रूप से सतत लेजर पुंज प्राप्त होता रहता है, यानी कंटिन्यू लेजर लाइट प्राप्त होती रहती है। ये है इसकी बनावट। इसके बाद में इसका सिद्धांत और कार्यविधि ये मैं बताऊंगा आपके रूवी लेजर का सिद्धांत और कार्यविधि अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।